साथियों, पिछले वीडियोज में हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी लुईस कैसल कंसेप्ट का अध्ययन किए थे। आज इस वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध की चर्चा करेंगे और इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, 2s1 और नियान 1s2, 2s2 और 2p6, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और क्लोरीन 17, सोडियम 11, नियान 10, लिथियम 3, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 2, 8 और 7। यहाँ पर 2, 8 और 1, यहाँ पर 2 और 1। यदि नियान का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और यह इनर्ट होता है उत्कृष्ट गैस संरचना यानी अक्रिय संरचना और जो क्रियाशील नहीं होता। वहीं सोडियम 281 यानी नियान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यदि तुलना करें तो सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और नियान का यदि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अक्रिय रहता है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सोडियम को या तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना चाहिए या नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करने की प्रवृत्ति में होना चाहिए। और क्लोरीन को देखें तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और नियान की संरचना प्राप्त करने के लिए इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना चाहिए। और इस तरह से जो सोडियम और क्लोरीन है दोनों के प्रकृति में यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति यानी सरलता से त्याग कर सकता है और दूसरे क्लोरीन जिसके बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक से कम है, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सरलता होगी। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बंध बनता है यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जैसा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्लोराइड आयन और इस तरह से NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है। इसी भांति लिथियम और हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हीलियम स्ट्रक्चर हीलियम 2 संरचना बनाने की प्रकृति में होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के
प्रथम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि हीलियम संरचना है। वहीं लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और यह बाहरी कोष दूसरा कोष है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति में होता है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम की संरचना प्राप्त कर सकता है, यानी 1s2। और इस तरह से यदि लिथियम और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये त्यागता है तो इस तरह से लिथियम प्लस और हाइड्रोजन यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या हाइड्राइड और इस रूप में लिथियम हाइड्राइड, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा ये यौगिक बन रहा है और ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। परंतु यदि दूसरी ओर देखें, H2 अणु बनता है, Cl2 होता है, तो यहाँ पर 2 Cl परमाणुओं को या 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि संदर्भ में लिया जाए तो हाइड्रोजन का बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यदि लिविस सिंबल लिविस संरचना दें, हाइड्रोजन का बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन की बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से यदि ये हाइड्रोजन परमाणु हीलियम की इस संरचना प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों ये हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में नहीं है। अतः क्या स्थिति में नहीं है, अतः यहाँ पर क्या हो सकता है, ये संभावना बनती है कि दोनों ये हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर करें और इस तरह से यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इस तरह से एक यौगिक बनता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है और इस तरह से हाइड्रोजन के बीच, जिसे हम एकल आबंध के रूप में, एक लाइन के रूप में दर्शाते हैं, और इस तरह से जो यौगिक बनता है यह है कोवैलेंट। और जो बंध होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी भांति यदि क्लोरीन Cl2 को देखें तो क्लोरीन का बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचना के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा क्लोरीन परमाणु की बाहरी कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और इस तरह से यदि ये नियान की संरचना प्राप्त करते हैं तो इस स्थिति में ये स्थानांतरण द्वारा यहाँ पर संभव नहीं है। केवल ये यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लें तो इन दोनों परमाणुओं के बीच अष्टक पूर्ण हो जाएगा और इस तरह से जो बंध बनेगा यह कोवैलेंट बॉन्ड होगा और कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड होगा। तो इस तरह से Cl का बाहरी कोष में 2 3 4 5 6 7, दूसरे Cl के बाहरी कोष में भी 2 3 4 5 6 7। और इस तरह से यदि ये क्लोरीन का परमाणु और इस क्लोरीन का परमाणु यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन के भी बाहरी कोष में उपस्थित गिनने में है और उसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी बाहरी कोष में, और इस तरह से दोनों क्लोरीन परमाणुओं के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और इस तरह से जो बंध बनेगा यह कोवैलेंट बॉन्ड, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है अतः यहाँ भी Cl
और Cl के रूप में कोवैलेंट बॉन्ड, और यह एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, अतः एकल बंध के रूप में भी इसे जानते हैं। तो ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा आबंध बनता है, उसे हम कहते हैं कोवैलेंट या सहसंयोजक आबंध। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या साझे के इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर ये सहसंयोजक आबंध 2 या 3 प्रकार के होते हैं: एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन नंबर्स के अनुसार कोवैलेंट बॉन्ड 3 वर्गों में रखे जा सकते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजक आबंध, या सिंगल बॉन्ड। दूसरा द्वितीयक, या हम द्वितीय कोट, प्रथम कोट और द्वितीय कोट भी कह सकते हैं। द्वितीयक आबंध और त्रिबंध युक्त, जहां पर एकल सहसंयोजक आबंध या सिंगल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा यह H2 अणु बनता है। और उसी भांति यदि Cl और Cl के बीच देखें तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयर में दोनों कॉलोनी पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, अतः यहाँ भी एकल बॉन्ड, जिसे एक सिंगल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये भी एकल बंध का उदाहरण है। इसी से भांति या इसी प्रकार HCl और अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। द्वितीय बॉन्ड वहाँ पर जहाँ पर साझे के इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं से और 2-2 संख्या में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p2 और इस तरह से 2p4 2 और यहाँ पर इस कोश में 6। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक या नोबल गैस संरचना प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको आवश्यकता होगी। और यदि O2 अणु बनता है तो इस स्थिति में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के 2-2 इलेक्ट्रॉन परस्पर शेयर होते हैं, और 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ऑक्सीजन अणु बनता है। और 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने के कारण इसे हम द्वितीयक आबंध या डबल बॉन्डेड कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ऑक्सीजन का बाहरी कोश में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। जब ये संयोग करेंगे तो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और इस तरह से ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। और इस भाग ये जो ऑक्सीजन का बाहरी कोश है, ये दोनों अष्टक पूर्ण हो जाते हैं, और इस प्रकार
दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने के कारण इसे हम ऑक्सीजन के बीच दो रेखा, जिसे हम द्विबंध भी कहते हैं, डबल लाइन यानी डबल बॉन्ड। तो इस तरह से द्वितीयक बांध जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और त्रिआबंध, इसका उदाहरण के लिए हम नाइट्रोजन अणु को देख सकते हैं N2, जहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 और 2p तो 2p3। और इस तरह से यदि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में देखें तो 2 और यहाँ पर 5, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके बाहरी कोश में। अतः 2 नाइट्रोजन परमाणु जब एक पास होते हैं तो इस स्थिति में N2 अणु बनता है, और यह नाइट्रोजन की संरचना लुईस स्ट्रक्चर यदि नोट करते हैं तो ये 5 और प्लस दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के भी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से जब ये संयोग करते हैं तो इनके बीच जो संयोग होता है ये भी शेयरिंग के द्वारा होता है, और यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, यानी प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग लेते हैं, और इस तरह से त्रिआबंध का निर्माण होता है। और एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पुनः तो दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं, यह त्रिआबंध का निर्माण होता है। तो N और N के बीच 3 रेखा यदि हम लिखते हैं तो त्रिआबंध, और 3 आबंध वही बनेगा जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो इस तरह से त्रिआबंधित या त्रिआबंध कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर की संख्या या साझे के इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के सहसंयोजक आबंध होते हैं, एकल बंडेड या एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इसको हम द्वितीयक आबंध या द्विबंध भी कह सकते हैं। और यदि हम 2 परमाणुओं के भिन्नता के आधार पर, उनके विद्युतात्मकता में अंतर के आधार पर भी हम सहसंयोजक यौगिक को 2 वर्गों में रख सकते हैं। यहाँ पर सहसंयोजक आबंध भिन्न विद्युतात्मक या भिन्न परमाणुओं के बीच बनता है, वहाँ पर हम आबंध को 2 वर्गों में रखते हैं, और ये 2 वर्ग हैं पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसको भी कह सकते हैं 100% कोवैलेंट। और पोलर जहाँ पर यह 100% कोवैलेंट नहीं होगा, जहाँ पर विषम परमाणु अणु होंगे, जैसे हम देख सकते हैं HCl,
यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होता है और वहीं क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होता है। 2 3 4 5 6 7। जब ये दोनों जो भिन्न विद्युतात्मक तत्व हैं इनके बीच जब शेयरिंग होती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर के द्वारा ये सहसंयोजक आबंध बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की शेयर के रूप में एकल आबंध बनता है। और इस तरह से जो आबंध इलेक्ट्रॉन या आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे हाइड्रोजन और क्लोरीन के नाभिक के ठीक मध्य में न होकर ये क्लोरीन के अधिक समीप होता है और इस तरह से 2 4 2 6 2 8 और इस रूप में इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। किंतु यह शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों परमाणुओं के मध्य स्थित न होकर के यह अधिक क्लोरीन की तरफ होता है और इस कारण से आंशिक रूप में क्लोरीन पर ऋण आवेश और आंशिक रूप में यह हाइड्रोजन पर धन आवेश आ जाता है और इस तरह से एक ऋण आवेशित और दूसरा धन आवेशित यह पोल या ध्रुव बनते हैं और यह अणु ध्रुवता ग्रहण करता है और इसी को हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक अणु। ध्रुवीय सहसंयोजक अणु या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरे जहाँ पर नॉन पोलर है समान तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु यदि परस्पर योग करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी दोनों की विद्युत अम्लता समान है इसलिए यहाँ पर ध्रुवता 0 होती है और ये 100% कोवैलेंट होता है। एक दूसरा उदाहरण जहाँ पर विषम परमाणु है जहाँ पर BF3 बोरान और इस रूप में 3 फ्लोरीन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा शेयर के द्वारा बंध बनता है, परंतु यहाँ पर एक का जो ध्रुवता है दूसरे के ध्रुवता के द्वारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये भी जो है नॉन पोलर के अंतर्गत आता है। तो जहाँ पर अणु में ध्रुवता उपस्थित होता है वह पोलर सहसंयोजक अणु और जहाँ पर उपस्थित नहीं होता है वहाँ पर ये नॉन पोलर यानी अध्रुवीय अणु होता है। तो इस तरह से परमाणु विषम परमाणु सम परमाणु दूसरे शब्दों में अणु की ध्रुवता के आधार पर 2 वर्गों में पोलर और नॉन पोलर सहसंयोजक यौगिक होते हैं। इसके विषय में आगे भी हम ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक करके अध्ययन करेंगे। इस प्रकार यदि सहसंयोजक आबंध और सहसंयोजक यौगिक को परिभाषित करें तो निम्न शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं। दो समान अथवा भिन्न लगभग समान विद्युत ऋणात्मक परमाणु एक पास होते हैं तब प्रायः इलेक्ट्रॉनों के
साझे के द्वारा शेयरिंग के द्वारा एक आबंध बनता है जिसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। साझे के में साझे में इलेक्ट्रॉन संख्या के अनुसार सहसंयोजक आबंध एकल, द्वि और त्रि आबंध युक्त होते हैं। तथा साझे में इलेक्ट्रॉन संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता होती है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में हाइड्रोजन की सहसंयोजकता 1, क्लोरीन की सहसंयोजकता 1, ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2 और इसी भांति नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 3 है। इसके बाद सहसंयोजक यौगिक के प्रमुख लक्षण क्या है, इसका हम संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक की अपेक्षा तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और जाते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में प्रायः अविलेय, परंतु अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। थर्ड, इनके गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों से कम होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद्युत संयोजक यौगिकों से अपेक्षाकृत कम होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिकों से अपेक्षाकृत कम होता है। ये दिशात्मक होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिकों से इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। और अगला, ये दिशात्मक होते हैं, यानी ये निश्चित ज्यामिति बनाते हैं।
इसमें कुछ ऐसे यौगिक जो बहुत कठोर होते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड, ये प्रायः विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं, परंतु जो ध्रुवीय अणु है वे कुछ मात्रा में विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो इस तरह से सहसंयोजक यौगिकों के प्रमुख लक्षण और सहसंयोजक यौगिक की क्या है, वे कैसे बनते हैं, इनका हम इस वीडियो में अध्ययन किए। अगले वीडियो में एक सहसंयोजक यौगिक का विशेष प्रकार यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड के विषय में अध्ययन करेंगे।